Hello students, welcome to your social studies class students. In today's class we are going to continue our chapter number 2 from civics. Our chapter name is Democracy Present Day World. So आज का हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. लास्ट क्लास में हमने जो डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल, सोशल, फॉर्मल इक्वालिटी, बेसिकली सम मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी किए थे. अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट उसको. तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर स्टूडेंट. सो दिस इज आवर टॉपिक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. डिसीजन क्या होता है बेटा? व्हाट इज डिसीजन? डिसीजन क्या है? फैसला लेना है ना, कोई भी निर्णय लेना. तो जो निर्णय प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं. और मैकेनिज्म का मतलब होता है विधि, तरीका. ओके, तो मतलब जो फैसले लेने की प्रक्रिया है वो कैसी है भारत के अंदर डेमोक्रेसी में. सो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसके अंदर लोग अपनी मर्जी से, पीपल कैन चूज देयर लीडर्स थ्रू देयर वोटिंग राइट्स, है ना. तो इन अ डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन हैंड. अब हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर्स हैं वो बेसिकली आपने 6th क्लास में पढ़ा था ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं ऑर्गन हैं और लेवल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पावर अलग अलग होती है. तो बेसिकली डेमोक्रेसी में जो पावर है अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ यानी सरकार के अलग अलग भागों में बांटी जाती है ताकि सारी पावर एक के हाथ में ना हो. यानी मतलब देखो, हर एक की पावर लिमिटेड है और वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि किसकी पावर किसके पास है. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक के हाथ में ही सारी पावर है, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में. ताकि कोई भी मिसयूज़ ना करे या कुछ भी वो नया रूल ऐसे अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर नहीं कर सके. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इन आवर कंट्री. हमारे भारत में जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, नियम हैं, जितने भी निर्देश हैं, उन सब का जो मेन सोर्स माना गया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है. बेसिकली सारा जो रूल, लॉ, सेटअप होते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग. इसने पावर डिवाइड की हुई है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो लॉज मेक करने का काम करते हैं. लास्ट क्लास भी हमने पढ़ा था ये. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उन पे काम करते हैं. और जुडिशरी जो लॉज को ब्लॉक करते हैं, उनको पनिशमेंट देती है, तो वो डिपार्टमेंट है. तो अभी एक एक करके ये ऑलरेडी बता रहा है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या है? विधान मंडल. बेसिकली लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज. तो आपको याद रखना है लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? जो बेसिकली हम जिन लोगों को वोटिंग के थ्रू चुनते हैं ना, जैसे हमारे MLAs हैं और MPs हैं जो मिलके कानून बनाते हैं, तो वो हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट माने जाते हैं. वो लॉ बनाते हैं. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. तो बेसिकली आपको भी पता है जो मोस्टली मतलब कानून बन रहा है देश के लिए या जो भी डिसीजन मेजर लिए जा रहे हैं वो कहाँ लिए जाते हैं? पार्लियामेंट में लिए जाते हैं. तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया. भारत में जो सुप्रीम बॉडी मानी गई है लेजिस्लेटिव की, विधानमंडल की, विधानपालिका की, वो संसद माना गया है. अभी इस संसद में क्या होता है बेटा कि ना, इसके ना ये दो चीज़ों से मेनली इसके दो मेन पार्ट माने गए हैं कंपोज्ड. एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा मतलब 3 इसके मेन ऑर्गन माने जाते हैं. हमारा जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, इसके 3 मेन भाग माने जाते हैं. एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट एज द हेड. राष्ट्रपति जो होता है हमारा कंट्री का, वो इसका हेड माना जाता है. और 2 ये टीम होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा. ये दोनों मिलके ही जो लॉज हैं वो बनाती हैं, फिर आगे पास करती हैं और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं अपने. देन वो लॉ बनता है और रेडी होके मतलब स्टार्ट होता है कंट्री में, इनेक्टेड होता है. तो पार्लियामेंट पासेस लॉज ऑन द मैटर दैट लाई. पार्लियामेंट जो है वो कानूनों को पास करता है
और किसके अकॉर्डिंग मतलब बनाए जाते हैं, बेसिकली न्याय संगत या जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल रेगुलेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग नए लॉज भी सेटअप किए जाते हैं। तो हमने अभी जस्ट किसका पढ़ा है, जस्ट हमने अभी लेजिस्लेचर का पढ़ा है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है, लॉ मेक करने का काम करता है। तो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है हमारी, पार्लियामेंट है, वहीं पे सारे मोस्टली कानून बनते हैं। राज्यसभा और लोकसभा मिलके बनाते हैं। फिर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूट करने वाले, कार्यपालिका इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं ये उनको लागू करवाते हैं, उनके ऊपर काम करवाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में देखो कौन कौन है, जो प्रेसिडेंट है इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। सबसे जो मेन संविधान को फॉलो करवाने वाला होगा, सबसे ऊपर देश का जो सबसे ऊपर पोस्ट का सिटीजन है वो कौन सी पोस्ट का है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। नेम का है वो, लेकिन जो रियल पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर की कि कैसे कार्य करवाना है, कैसे फॉलो करवाने हैं रूल्स को, वो जो होती है पीएम के पास होती है बेटा। और उसकी जो टीम होती है ना, उनकी टीम को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे उनकी टीम में कोई ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ये तो होता है पूरे सेंट्रल लेवल पे। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी होता है, सीएम और उसकी टीम होती है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी जो पीएम की टीम होती है पूरी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा। मतलब लोकसभा में जो मेंबर होते हैं बेसिकली जो वो इसकी पार्ट होते हैं, मतलब मेंबर होते हैं। If a no confidence motion is passed in the Lok Sabha, then the Council of Ministers have to step down from the government। और देखो जितने भी, अगर सपोज क्या है कि कोई भी अगर कभी दोनों में जो लोकसभा राज्यसभा है मिलके कोई भी लॉ पास करती हैं, तो कभी अगर मतलब कोई किसी भी जैसे पीएम है उसकी गवर्नमेंट का हेड होता है, तो अगर पीएम हटता है या किसी भी रीज़न से, तो उसकी जो पूरी टीम है उसको अपने आप गिव अप करना पड़ता है, पूरी गवर्नमेंट हट जाती है उससे। तो हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, लेजिस्लेचर लॉ मेक करते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का रियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो हेड माना जाता है वैसे तो प्रेसिडेंट है, बट जो रियल हेड होते हैं बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो टीम होती है वो होती है। ठीक है, अभी हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी को हम न्यायपालिका कहते हैं। जो ये क्या है कि जो लॉज अगर कोई तोड़ता है, उन्हें ब्लॉक करता है, तो उन पे एक्शन लेने का काम करती है, पनिश करती है, गिव जस्टिस टू पीपल। तो जुडिशरी जो है भारत के अंदर वो इंडिपेंडेंट, पता है हमने देखो पीछे भी और चैप्टर्स में पढ़ा था कि कई जगह जुडिशरी फ्री नहीं होती, यानी जिसकी गवर्नमेंट चल रही होती है ना, जैसा वो बोलेगा वैसा ही डिसीजन लेना होता है जुडिशरी को भी। लेकिन भारत में जुडिशरी बिल्कुल फ्री है, उसको मैटर नहीं है कि विच गवर्नमेंट इज़ करंट रूलिंग, कि कौन सी गवर्नमेंट करंट में रूल कर रही है। वो बिल्कुल फ्री और फेयर सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ चलाएगी, यानी कानून का ही नियम चलेगा। जो मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का वो क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द लॉज एंड पनिश देयर वायलेटर्स, यानी कानून को प्रोटेक्ट करना और जो उन्हें तोड़ता है उनको पनिशमेंट देना। ठीक है, it ensured that the government remained constitutional and that new law were made in accordance with the guidelines given in the constitution। साथ में ये भी देखता है संविधान को, देखो ये तो फॉलो करता है, ये पनिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग देता है, और ये भी देखता है कि जो नए कानून बने या कानूनों में जो बदलाव हो या कुछ भी नया हो वो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्देशों के अनुसार ही हो। ठीक है, तो हमने 3 जो थे मेन ऑर्गन हमने गवर्नमेंट के पढ़े, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लास्ट वन क्या है, जुडिशरी। तो ये ही हमारी ब्रांचेस, अगर हम बोले बेटा जैसे हमने लेजिस्लेचर पढ़ा
उसके अंदर जो मेन है वो पार्लियामेंट है, जहाँ पे सारे लॉज बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं लॉज को, तो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट तो पीएम और उसकी टीम है, और वैसे हेड ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाएगा वो प्रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। और जुडिशियल क्या काम करती है, वो लॉज को प्रोटेक्ट करती है और पनिशमेंट देती है, तो ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। अभी अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मेल क्या है, मेल मतलब सिमिलरिटी, समानता, और अंतर बेसिकली ये डिफरेंसेस का मतलब तो अंतर ही होता है। तो मतलब जितने भी अंतर हैं उनमें क्या समानता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हुए भी क्या एक चीज़ कॉमन है बेसिकली ये चीज़। तो you all know that India is a very vast country and there is so many types of religion, culture, caste, languages, है ना। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे बहुत तरीके के एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या है कि अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, यानी ठीक है, ग्रुप्स रहते हैं। जैसे कि अलग अलग रीजनल क्या है, अलग अलग क्षेत्र के। लिंग्विस्टिक क्या वर्ड होता है, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक जो वर्ड है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी भाषा के आधार पर। तो अलग अलग भाषा के आधार पर लोग हैं। और रिलीजन जो धर्म के हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ईसाई। तो पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, समाज में भी लोगों अंतर है, जैसे कास्ट का है, अपर का, लो का। तो मतलब बहुत तरीके की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना तो बहुत ही मतलब बड़ा काम है ये तो, है ना, हार्ड काम है। तो गवर्नमेंट ने बड़ा एफर्ट किया है कि जितने भी अकोमोडेट हैं, यानी जितनी भी डिफरेंसेस हैं उनमें कैसे उनको मतलब ऐसा ना हो कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई पैदा हो, तो उनमें कैसे समानता रखी जाए, कैसे मिलाप रखा जाए। और प्लस देखो, जो कम संख्या वाले लोग हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जो नंबरिंग में कम है। जैसे अभी इंडिया के अंदर हिंदूज जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा हैं, बट जो और रिलीजन के हैं जैसे इस्लाम, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वो सब कम है। तो उनको भी कैसे शामिल किया जाए, मतलब अलग अलग अंतर होते हुए भी मतलब अलगाव ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, मैनेज करके चले। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट में अभी भी हमारी कंट्री में, और उन सबको एक साथ लेके चलना, इक्वालिटी के साथ लेके चलना। इक्वालिटी क्या है, बराबरी, समानता, और सच में रियल डेमोक्रेसी को बनाए रखना, उसे एस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापित करना एक बहुत ही बिग चैलेंज है फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। तो क्योंकि देखो बहुत ऐसी कंट्रीज़ में ना मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ में इतनी डाइवर्सिटीज़ नहीं होती है, तो वर्क करना ईजी होता है। Despite all the guarantees, inequalities still exist in our country। मतलब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, बेसिकली इक्वालिटी रहेगी, कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर मैटर नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी कंट्री के अंदर बेटा इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, ह्यूमिलेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अब ह्यूमिलेशन क्या होता है, निरादर करना, मतलब किसी का सम्मान ना करना, और इल ट्रीटमेंट का मतलब बुरा व्यवहार करना। तो छोटी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या लोअर जो कास्टेज हैं उनका निरादर किया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है अभी भी कई सारी सोसाइटी में, मतलब हर जगह तो नहीं बट कहीं कहीं अभी भी ऐसा होता है। इक्वालिटी गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। तो जो संविधान में बात कही गई है ना कि सब इक्वल हैं, उसको ना मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करने की अभी भी ज़रूरत है। मतलब वो बात बोली तो गई है पर रियल में भी ऐसा हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर और स्ट्रिक्टनेस और सच में वो बात प्रूफ हो और वर्क करे, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर। देन आगे क्या बोल रहा है देखो, द तावा मत्स्य संघ TMS which was founded to fight for the rights of fishermen in Madhya Pradesh, an example to show that when people are displeased by a decision taken by the government, they can take action। क्या है ये देखो, एक ये जो तावा मत्स्य क्या होता है, मछली होता है, ठीक है। और एक ग्रुप बना तावा मत्स्य संघ, ये जो था, जो मध्य प्रदेश के जो मछुआरे थे ना, मछली पकड़ने वाले फिशरमैन जो थे, उनको गवर्नमेंट ने, जहाँ वो देखो अब वो तो वही जाहिर सी बात है, सी के किनारे, रिवर के किनारे ही रह रहे हैं, वहीं अपना उनका काम चलेगा, तो उनको उनकी जगह से हटाया, डिस्प्लेस्ड किया, हटाया मतलब उनकी जगह से उनको, तो उन्होंने अपनी कैसे लड़ाई लड़ी और एक ग्रुप बनाया और फाइट की। The fishermen were denied their livelihood when fishing rights in Tawa reservoir were given by the government to private contractor in 1994। क्या हुआ था कि जो मछुआरे थे, फिशरमैन जो थे, उनसे अब वो क्या काम था उनका, मछली पकड़ के बेचना, इसी से उनका जीवन चलता था, तो इनसे उनके राइट छीन लिए गए और वहाँ पे मछली पकड़ने का काम और वो सब का काम ना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर समझ रहे हो, मतलब निजी ठेकेदार किसी को, 1994 में। अब जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अब उनसे अपनी मर्ज़ी से काम करा रहा था। बिगिन टू थ्रेटन द विलेजर्स, धमकियाँ देने लग गया उनको। हु रिफ्यूज़ टू गिव अप देयर राइट्स, मतलब जो बोल रहे थे ना कि हम नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम नहीं मानेंगे बात, उनको डराने धमकाने लग गया। तो फिर ये तवा मत्स्य संघ जो था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक टीम, जो कि रैलीज निकाली गई, रोड को जाम कर दिया गया, ब्लॉकिंग रोड्स, मतलब उन्होंने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की कि ऐसे कैसे कर रहे हो। तो लास्ट में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो फिशिंग राइट्स है कि वहाँ पे मछली पकड़ने का और ये सब वापस टू डिस्प्लेस्ड पीपल इन 1996, मतलब देखो 1-2 साल की मेहनत के बाद इनको वापस दे दिया गया इनका वहाँ का राइट। It is show that the people to protest against unfair decision is guaranteed to people living in a democratic country like ours। इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो जनता को या किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सही ना लगे, मतलब देखो ये तो सिर्फ फिशरमैन वहाँ की बात थी, तो वो उसके खिलाफ गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो सकता है। तो इन्होंने देखो कैसे प्रोटेस्ट किया, लड़ाई की, स्ट्रगल किया और इनको मतलब अपने लिए लड़े। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज़ मोस्टली गवर्नमेंट के आके जो है लोगों को खड़ा होने का राइट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये हमारा अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी विभिन्नताओं को भी कैसे संभाल, मतलब उनको मैनेज किया गया है, उनको यूनाइटेड करके रखा गया है, ये हमने पढ़ा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, गारंटी टू इंडिविजुअल डिग्निटी। गारंटी तो इंडिविजुअल क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति को, और डिग्निटी क्या है, मान सम्मान गौरव। तो मतलब ये भी देगा, ये सबको मान सम्मान गौरव, मतलब सबको एक जैसा मान दिया जाएगा, किसमें, डेमोक्रेटिक फॉर्म में। अभी पता है क्या हुआ था, एक बार ना फ्रांस में बहुत पहले जब राजा वाला सिस्टम था, तो वहाँ पे ना जो लोग नॉर्मल लोग होते थे, ऑर्डिनरी लोग, उनसे बहुत उनको सताया जाता था, टैक्स वैक्स लिया जाता था। तो लोगों ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, तो उसको ना फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया, फ्रांस की क्रांति। तो उसमें हर कोई लड़ा किस लिए, इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए, कि सबको मान मिले, सम्मान मिले, एक जैसे राइट मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग है, किसी को मतलब और हमें बिल्कुल नहीं है लोगों को, और सारा ये रॉयल फैमिली वगैरह कोई है। तो द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज, स्लोगन क्या होते हैं, नारा। तो उस टाइम पे जब ये लड़ाई हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो किन किन बातों के ऊपर, लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इक्वेलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा, इनके ऊपर बातें, मतलब लोगों ने अपना ये स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो जब हमारे फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फ्रेमर्स कौन है, संविधान बनाने वाले, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को इसके प्रेम्बल में ऐड करा है। प्रेम्बल क्या होता है, जो एक तरीके से आप फर्स्ट पेज मान सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि इसमें क्या क्या कंसिस्ट है, क्या क्या शामिल किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी
ये सब ऐड है, यानी सभी को आज़ादी है, सबको समानता है, भाईचारे की भावना रहेगी, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इस तरीके। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को एक जैसे कुछ राइट दिए हुए हैं कंट्री के, तो उनको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, चाहे वो सभी को है, मतलब कोई चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, मैटर नहीं है। फंडामेंटल राइट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल्स डिग्निटी। तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो सभी की डिग्निटी को, सभी को एक साथ दिए गए, सभी के मान को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि किसी को है किसी को नहीं है। तो ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को दिए हुए हैं हमारी कंट्री का। दीज राइट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर प्रोटेक्टेड इन द केस ऑफ देयर इन अधिकारों को भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और अगर कोई भी मतलब आपसे आपके राइट्स को छीनता है और इन्फ्रिंगमेंट का मतलब होता है तोड़ना, उसे ना मानना या फिर तोड़ना, उल्लंघन करना, ठीक है, वॉयलेशन तो तोड़ना है ही। तो चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, अगर सरकार भी या राज्य भी आपसे जैसे आपको जो फंडामेंटल राइट हैं क्या है, जैसे राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई हमारे साथ गलत कुछ करता है तो उसके खिलाफ लड़ने का राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इस तरीके के जो राइट्स हैं अगर कोई हमसे डिनाई करवाता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना, स्टेट ही क्यों ना हो, तो हर एक को ये राइट है कि वो उसके जस्टिस के लिए जो सबसे लीगल मतलब देखो कोर्ट का क्या लेवल होता है इंडिया में। कोर्ट 3 तरीके के हैं, जैसे सबसे लो लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। फिर स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट की जो कैपिटल होती है उसमें उसका, जैसे हरियाणा का जो हाई कोर्ट होगा वो चंडीगढ़ में होगा, लखनऊ का जो हाई कोर्ट होगा, यूपी का जो हाई कोर्ट होगा वो लखनऊ में होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरी कंट्री के लिए एक माना जाता है। तो मतलब इस तरीके से डायरेक्ट हम सबसे ऊपर वाले कोर्ट में ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही, अगर कोई हमारे साथ हमारे राइट्स को लेता है, छीनता है, या हम उसके अगेंस्ट हमसे कुछ कहता है, करवाता है। ओके, तो सबकी डिग्निटी का, सबके मान का, गौरव का एक बराबर मतलब रखा गया है। सो हमने ये स्टूडेंट पढ़ा जस्ट अभी, बाकी हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।